कोर्ट के इस निर्देश से या हाई कोर्ट की सख्ती से कैसे क्या सरकार से जवाब मांगा गया है और क्यों इस हाई कोर्ट की भर्ती के हाई कोर्ट के इस नजरिए को महत्वपूर्ण माना जा रहा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हाई कोर्ट का ये आदेश जो है वो क्या कहता है और हाई कोर्ट ने इसके जरिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर क्या बात कही है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं रामेश्वर ठाकुर जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और हाई कोर्ट में बड़ी प्रखरता से मुखरता से कई इन मुद्दों को उठाते हैं, खासतौर से युवाओं से जुड़े मुद्दों को। रामेश्वर जी, पहले तो आपका स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार जी नमस्ते रामेश्वर जी। मेरा पहला सवाल, क्योंकि आप ही बता सकते हैं कि आखिर मामला क्या है, क्योंकि देखिए आप भी मध्य प्रदेश की स्थिति से भली भांति पर और तमाम युवाओं से जुड़े हुए, चाहे पीएससी से जुड़ा हुआ मामला, तमाम आप केस लड़ते हैं। अभी मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक वाला मामला चल ही रहा है, आपको पता है कि अतिथि शिक्षकों को लेकर मंत्री जी का बयान आ गया, मेहमान और सब चीजें हो गई। लेकिन इस बीच चूंकि ये जो मामला आया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर, इसे मैं हाई कोर्ट की सख्ती कहूं और क्या है ये पूरा मामला प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, और ये बात सच है क्या सरकार से जवाब मांगा गया पूरी शिक्षक भर्ती को लेकर? आप बताएं पूरा विस्तार से। जी 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 तिवारी जी, क्या है, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2018 से आरंभ हुई है और वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के लाखों पद हैं। लेकिन इन्होंने सबसे पहले जो डिस्प्यूट क्रिएट किया, रूल तो इन्होंने बना दिए 30 जुलाई 2018 को शिक्षक भर्ती नियम इन्होंने बना दिए, और जो पूर्व से गेस्ट टीचर के रूप में, अतिथि शिक्षकों के रूप में काम कर रहे थे, उनके लिए 25% सीटें रिजर्व कर दी गई कि जो 25% जो कोटा होगा एक गेस्ट टीचरों के लिए होगा। तो ये एक जजमेंट आया था 2013 में, कुछ केस लगे हुए थे और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि भाई जो अतिथि शिक्षक हैं लंबे समय से काम कर रहे हैं और जब तक कि आप रेगुलर स्टाफ पे भर्ती नहीं करते तो इनको बार बार ना हटाया जाए। तो इसके संबंध में सरकार ने पॉलिसी बनाई और उसको इन्होंने एक पॉलिसी 2016 में भी जारी की थी, इन्होंने जीएडी ने जारी की थी, और जब नियम इन्होंने बनाए तो नियम में ही व्यवस्था कर दी कि 25% पद इस वर्ग के लिए रिजर्व रहेंगे और उनको आयु सीमा आदि में सब में छूट भी दी गई है उसमें। इसके बाद जब वो भर्ती प्रक्रिया चालू हुई, काफी डिस्प्यूटेड रही है, मैं अभी बात कर रहा हूँ वर्ग 1 की। फिर इसके बाद वर्ग 2 की भर्ती हुई और वर्ग 3 की ये 2023 से चालू हुई। तो इसमें इन्होंने वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 सभी में 25% कोटा की व्यवस्था की नियमों में कि 25% पद इससे भरे जाएंगे और 75% जो पद होंगे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगे। अभी जो हाल ही में विवाद आया है कि बहुत से हजारों संख्या में जो अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, या तो वो एलिजिबिलिटी एग्जाम क्वालिफाइड नहीं कर पाए, या जो भी मतलब वो है। अब उनकी एज बार हो चुकी, कोई 50 का है, कोई 55 का है, तो उनका भविष्य अंधकारमय है। तो कुछ टीचर एक राय होके और हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल उन्होंने की है। तो उस संबंध में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके सरकार से जवाब मांगा है और उसमें 4 सप्ताह का समय दिया है, सरकार अपना जवाब देगी उसमें। तो ये तो बात हुई है। और माननीय मंत्री जी का जो बयान आया, चूंकि ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए, वो बयान मैंने पढ़ा था कि भाई आप अतिथि हो तो अतिथि रहिए, कब्जा करने का प्रयास मत करिए। तो ये थोड़ा सा कब्जे वाले केस आप ज्यादा समझते हैं, आप कब्जे केस आपके पास बहुत आते हैं। लेकिन इस बीच देखिए, हाँ, क्योंकि वो चिंता की बात इसलिए हो जाती है क्योंकि फिर उसके बाद हालांकि उन्होंने खेद भी जताया, एमपी तक पे खबर चली, उसके बाद खेद भी जताया उन्होंने रामेश्वर जी। लेकिन चूंकि मैं कई बार वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 इनकी आवाज भी उठाता रहता हूँ एमपी तक के माध्यम से। वर्ग 3 का एक मामला है, कई बार अभ्यर्थी जुड़ते हैं वर्ग 3 को लेकर बहुत ज्यादा कहते हैं। इस मामले को लेकर क्या कोर्ट का कुछ है कि नहीं? क्योंकि वर्ग 3 में उनका कहना है, कई बार उसमें आपने देखा होगा, कई आपसे भी मिले होंगे, 2020 से लंबे थे नियुक्ति शायद, और 2020 से वो लोग प्रतीक्षारत। ये भी ऐसा सही है क्या? सर क्या है कि वर्ग 3 में मैं स्पेशली आपको बात करूं कि वर्ग 3 में डीपीआई स्तर पे बहुत व्यापक पैमाने पे इसमें धांधली की गई है, ये अनडिस्प्यूट है। और इसको लेकर के मेरे मतलब अनुमान के अनुसार 2,500 से 3,000 मामले माननीय हाई कोर्टों में दाखिल किए गए, चाहे वो
उम्र को लेकर को हो, एज के संबंध में भी अभी लेटेस्ट 106 लोगों की सूची कल जारी की है डीपीआई ने इस मामले को लेकर कि भाई आप 2023 और 2024 के शेष रिक्त पदों की पूर्ति कर रहे और एज का क्राइटेरिया आप 23 रख रहे हैं 1 जनवरी। तो इसको लेकर के इंदौर बेंच ने सबसे पहले जजमेंट दिया था कि आप 1/1/2024 की स्थिति में अभ्यर्थियों की उम्र काउंट करिए, और उस जजमेंट को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी फॉलो किया और इस प्रकार से अभी 106 लोगों की सूची जारी हुई, लेकिन अभी लगभग 500-700 बच्चे ऐसे हैं जो हाईकोर्ट नहीं गए, उनको इन्होंने शामिल नहीं किया। तो इसमें ये भी लिटिगेशन बढ़ेंगे, जबकि कानून की मंशा ये रहती है कि भाई जब उन्होंने जजमेंट इन रेम, मतलब एक जजमेंट इन रेम और जजमेंट इन पर्सोना, 2 कॉन्सेप्ट काम करते हैं। तो इस मुद्दे को लेके जजमेंट इन रेम है तो इनको नई गाइडलाइन जारी करके और उन सारे अभ्यर्थियों को जिनको इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया है उन सबको सिलेक्ट करना चाहिए था। एक मुद्दा तो ये हुआ। दूसरा मुद्दा ये है कि अगस्त 2023, 10 अगस्त 2023 तक वर्ग 3 की भर्ती हुई और इसके बाद इन्होंने कुछ अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किए 300-400 के। तो इसमें सबसे बड़ी त्रुटि सर ये हुई कि ये भर्ती 2020 की है और इन्होंने 2-3 बार विज्ञापन जारी करके आखिरी जो चरण था वो अगस्त था। उन बच्चों को जिन्होंने शुरू से पार्टिसिपेट किया है, एलिजिबल हैं और डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट हो चुके थे उनको कि आपकी सिंगरौली में, आपकी सतना में, आपकी सीधी में पोस्टिंग होना है। 10 तारीख को उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर आना था, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी नहीं किया जी, और उन बच्चों को इन्होंने होल्ड कर दिया। जब बच्चे डीपीआई गए, कई जगह पता किया कि भाई हमको नियुक्ति पत्र जारी क्यों नहीं किया है, बाकी लोगों को कर दिया, हम लोगों को क्यों नहीं दिया, तो इन राइटिंग में इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। बल्कि यहाँ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बात बताने जा रहा हूँ। 10 तारीखें आप ध्यान रखना जी, तारीखें ध्यान रखना। 10 अगस्त 2023 को इन्हें अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। 11-12 अगस्त से बच्चे डीपीआई पहुंचना चालू हुए तो उन्होंने कोई सेटिस्फाई जवाब नहीं दिया। फिर जब बच्चों का दबाव बढ़ा तो वहां के एक डीपीआई के हैं, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर या जो भी हैं, उन्होंने 29 सितंबर को पत्र लिखा महाधिवक्ता कार्यालय को कि इसमें हमको अभिमत दीजिए कि इनको हम अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो महाधिवक्ता से 3 अक्टूबर 2023 को अभिमत गया इनके पास कि जो भी अंतरिम आदेश 4/8/2023 को पारित हुआ है वो प्रॉस्पेक्टिव लागू होगा, माने भूतलक्षी लागू होगा, ना कि भविष्यलक्षी लागू होगा। ये स्पष्ट अभिमत है महाधिवक्ता कार्यालय का, लेकिन उन्होंने इसको भूतलक्षी प्रभाव से लागू करके इलीगल तरीके से उन बच्चों को होल्ड कर दिया। जी, बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात करे प्रशासनिक स्तर पर, और इन बच्चों को आज तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं की है। अब एक और ट्विस्ट आया केस में, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन के केस अपने पास बुला लिए, ट्रांसफर पिटीशन अलाउ हो गई। अब इन केसों की आप हाई कोर्ट की वेबसाइट पर स्टेटस देखोगे तो ये दिखा रहे हैं डिस्पोज ऑफ, यानी एक केस हाई कोर्ट से खत्म है। तो जब केस डिस्पोज ऑफ है तो उन केसों में जो अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं उनका प्रभाव समाप्त है जी। होल्ड जैसी स्थिति को आज भी मध्य प्रदेश में ये लोग लागू किए हैं, एक कंप्लीटली इलीगल है। ओनली बेसिस ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफिस के अभिमत के आधार पर ये इलीगल काम कर रहा है, कानून निष्ठ नहीं है, आज भी कानून निष्ठ नहीं है सर। पीएससी के अकेले 35,000 बच्चे अफेक्टेड हैं, 13% सामान्य वर्ग के और 13% ओबीसी वर्ग के। अभी मैंने 4-5 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री को भी एक लेटर लिखा है, सीएस को भी लिखा है कि साहब ये स्थिति है और सामान्य प्रशासन विभाग को इंस्ट्रक्शन जारी करके सर्कुलर जारी करिए, जितने भी पद अनहोल्ड है उनको अनहोल्ड करिए आप। क्योंकि कानून पर जब स्टे नहीं है तो आपका ही बनाया कानून और आपका सिस्टम ही लागू नहीं कर रहा है इसको जी। तो इस बात को लेकर के भी काफी लोगों ने इसको प्रकाशित भी किया है, लेकिन सरकार
नहीं आपने जीव भी आपने नहीं रहे यहाँ। नहीं, चूंकि जब क्या कहते हैं ना, जब जी, जो भरोसा है इस देश में, प्रदेश में, वो माननीय न्यायालय ही होता है, और माननीय न्यायालय से जब जी, रास्ता निकलता है और कहते हैं ना, न्यायालय का सरोकार फिर सरकार से भी सवाल जब करता है तो उसके सवाल के मायने बहुत बड़े होते हैं। तो अब चूंकि आप ये बड़ा मुद्दा है क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, मैं आपसे एक जानकारी और चाहूंगा कि संक्षेप से, कि इससे क्या, अगर सरकार से जो जवाब मांगा गया वो किन बिंदुओं पे जवाब मांगा गया संक्षेप में, और दूसरा कैसे जो हमारे प्रदेश के बेरोजगार हैं, कोर्ट के इस रुख के बाद उनके लिए कैसे राहत हो सकती है, क्योंकि चाहे देखिए आपने जी, बहुत अच्छी बात कही शुरुआत में, मैंने देखिए अतिथि शिक्षकों की भी कही, सबकी कही, देखिए क्या होता है, आज मैं अतिथि शिक्षकों से भी बात कर रहा था, उनका भी ये कहना था कि डीपीआई की तरफ से ऐसी स्थिति हो जाती है, आपने भी बिल्कुल डीपीआई का फैक्टर बताया। अब चूंकि कोर्ट ने जो इस मामले में जिस पर हम और आप बात कर रहे हैं, उसमें संक्षेप में बता दीजिए क्या बिंदु पे जवाब मांगा है और इससे कैसे युवाओं को राहत मिलेगी जो संघर्ष कर रहे हैं। जी। देखिए सर, मैं यहाँ एक बात उल्लेख करना चाहूँगा कि कोई भी मामला माननीय न्यायालय में दाखिल होता है, जी खासकर सर्विस मैटर से रिलेटेड, तो जी प्रथम दृष्टया कोर्ट उसमें सरकार से जवाब ही माँगती है और जी जवाब माँगने के बाद ही उसमें कोई अपना अंतिम फैसला कर पाती है कोर्ट। तो जी अतिथि शिक्षकों के बारे में सरकार ने इसी मुद्दे पर जवाब माँगा है कि जी भाई